हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर 110%। ये जो पेपर है बिल्कुल वायरल कोड के साथ वायरल पेपर है। ठीक है, ये है 824 डीई का पेपर जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी को आएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार हमें बोर्ड एग्जाम में 98% लाकर स्टेट लेवल में अपना रैंक हासिल करना। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। तो ये जो हिंदी होती है ना, हम इसमें 70 में 70 फोड़ेंगे, इसलिए इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे। क्योंकि देखो, अगर हमारी मैथ कमजोर है, साइंस कमजोर है, तो उसमें तो हम नहीं फोड़ पाएंगे, लेकिन हिंदी में हम 70 में 70 नंबर फोड़ सकते हैं। ठीक है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे आपकी हिंदी होगी, सोशल साइंस हो गई, आर्ट हो गया, इसमें तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें हमें फोड़ना है। ठीक है, तो हिंदी में हमें 70 में 70 नंबर लाना है। ये 22 फरवरी को आपको पेपर आएगा। ठीक है, 2024 का, और ये पेपर पूरी सॉल्यूशन के साथ है। इस वीडियो को आप देख रहे हो, ठीक है, आप 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम का पेपर देकर आओगे और इसी वीडियो को खोलकर आप मुझे थैंक्स सर बोलोगे। ठीक है, तो ये समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा और पूर्णांक इसका जो होता है वो 70 होता है। ये कुछ निर्देश है, सिंपली आप इसे पढ़ लेना। मैं सब पढ़कर इसे आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। ये है खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है ये 20 मार्क्स के बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी प्रत्येक बहुविकल्पी 1 नंबर का और 20 बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। इसका आंसर आपको ओएमआर सीट पर देना। इसके लिए आपको बोर्ड 1 आवर का समय प्रोवाइड करता है, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 3 मिनट का समय देना है। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दे रखा है, अजंता के लेखक है भगवत शरण उपाध्याय, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे जी की यशपाल। तो आपके इसमें जो भगवत शरण उपाध्याय हैं ये अजंता के लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर कि प्रेमचंद की रचना, यानी मुंशी प्रेमचंद जी की क्या रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा, रस मीमांसा, अर्धनारीश्वर की सेवा सदन। ठीक है, तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी की जो प्रमुख रचना है ये सेवा सदन है। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, आत्मकथा के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो देखो जो आत्मकथा के लेखक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। ठीक है, भारतीय संस्कृति आप में लिखे हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कि उपन्यास सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद जी को, जयशंकर प्रसाद को, यशपाल को कि अज्ञे को। ठीक है, तो यहाँ पे उपन्यास सम्राट, यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, रेशमी टाई एकांकी के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, विनोद रस्तोगी, अज्ञे कि अज्ञे को। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी रेशमी टाई है राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है, क्योंकि एक प्रमुख अगर एकांकीकार है तो ये राम कुमार वर्मा है और उनकी प्रसिद्ध एकांकी दीपदान है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस की प्रधानता किस काल की प्रधान प्रवृत्ति है? यानी श्रृंगार काल की जो विशेषता है वो किस काल की विशेषता है? वीरगाथा काल की, भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल की। ठीक है, तो ये आपकी है रीति काल की। श्रृंगार रस की जो प्रधानता है वो रीति काल की विशेषता है। सातवां क्वेश्चन है कि हिम किरीटनी के लेखक हैं सूरदास जी, कबीरदास जी, मतीराम, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो देखो जो हिम किरीटनी के लेखक है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है कि चिदंबरा के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मतीराम। ठीक है, तो जो चिदंबरा है इसके जो रचनाकार हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसके बाद 9वां क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, नागार्जुन, अज्ञे जी। ठीक है, तो देखो हम आपको 4 छायावादी कवि का नाम बता देता हूं। यहाँ पे कवि पूछ रखा है, छायावाद के जो प्रमुख कवि है वो पहला है पंत, ठीक है, दूसरा है निराला, और तीसरा है प्रसाद, और चौथा है वर्मा जी। यानी कि यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत, यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद और यहाँ पे महादेवी वर्मा। ये चारों आप याद कर लो, एक बोर्ड एग्जाम में 110% रखा है। यहाँ पे छायावादी कवि हैं तो आपके जो जयशंकर प्रसाद आया है ना, ये जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। ठीक है, और कभी कभी पूरा देकर, ये 3 ठो देकर ये सभी का ऑप्शन भी पूछ देता है, तो आपको ये सभी वाले पे टिक करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 नंबर। यहाँ पे नेक्स्ट आपका 10 नंबर है कि भूषण किस काल के कवि हैं? ठीक है, रीति काल के हैं कि भक्ति काल के हैं कि आदि काल के हैं कि आधुनिक काल के?
तो देखो जो भूषण जी है वो रीति काल के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। आप पे देखो दो ही रस दिया, एक शोक दिया है और एक हास्य दिया। शोक का तो आप जानते हो क्या होता है, शोक का यहाँ पे करुण होता है और हास्य का हास होता है। तो यहाँ पे करुण रस आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब 12वां क्वेश्चन है आए महंत बसंत पंक्ति में अलंकार है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया गया है, तुलना किया गया। आए महंत बसंत, ठीक है। यहाँ पे आए महंत बसंत, बसंत मतलब मौसम, ठीक है। महंत है जैसे महंत आते हैं, तो यहाँ पे रूपक अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन की रोला छंद में यति होती है। रोला छंद में किन मात्राओं पे यति होती है। देखिए रोला छंद की बात रखा है, ठीक है। रोला छंद में टोटल 24 मात्राएं होती है, ठीक है। और इसकी जो विषम ये लाइन होती है, इसमें 4 चरण होता है। रोला एक सम मात्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथा में 13-13 मात्राएं होती है, ठीक है। और इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है, ठीक है। 11 मात्राओं पर कि 13 मात्राओं पर कि 11 और 13 मात्राओं पर कि 7 और 13 मात्राओं पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 11 और 13 मात्राओं पर इसमें यति होता है, ठीक है। रोला एक सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। 14 नंबर की अधिपति शब्द में उपसर्ग है, अ है कि अधि है कि पति है कि अध है। देखो यहाँ पे जैसे हम उपकार लिखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे उपकार लिखेंगे गाइस, तो यहाँ पे जो उप है यानी उप लगकर एक कार बना हुआ शब्द है, तो हमारा उप क्या होगा, उपसर्ग होगा। क्या है, उपसर्ग है। तो यहाँ पे वही बात पूछे कि अधिपति शब्द में क्या उपसर्ग होगा, तो यहाँ पे अधि होगा उपसर्ग। क्या होगा, अधि, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि तत् किस लिंग विभक्ति और वचन का रूप है। नपुंसक द्वितीय विभक्ति एक वचन, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन, तीनों लिंग द्वितीय विभक्ति द्विवचन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो तत् है ये किस लिंग विभक्ति और वचन का रूप है। तो यहाँ पे ये जो होगा आपका, ये नपुंसक होगा, द्वितीय होगा विभक्ति और एक वचन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है देखो कि त्रिफला का समास विग्रह है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 फलों का समाहार है कि 3 फल है कि 30 फलों का समूह है कि इनमें से कोई नहीं। अब देखो हम आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर चौराहा आ गया तो ये इसका समास विग्रह करेंगे तो ये क्या होगा, ये द्विगु समास से संख्यावाचक, तो चौराहा यानी 4 राहु का समूह या 4 राहु का समाहार, ठीक है। अगर आपका पंचमुखी आ गया तो 5 मुखों का समूह या 5 मुखों का समाहार, ठीक है। यहाँ पे क्या कौन सा समास होगा, द्विगु समास। और आप में द्वंद और द्विगु दो ही आता है, या तो द्विगु दे देगा या तो द्वंद देगा। तो यहाँ पे हमारा त्रिफला यानी 3 फलों का समाहार है, ठीक है। देखा 3 फलों का समाहार है, 3 फल है कि 30 फलों का समूह है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये भी करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं दिया है, ठीक है। तो ये 3 फलों का समाहार आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 30 दे दिया है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आग का तत्सम रूप है, ठीक है। हम आग को आग कहते हैं, लेकिन ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द है। आच है, अग्नि है कि आज है कि अनल है, ठीक है। अब देखो आप तो पर्यायवाची अनल भी जानते हो, आग की पर्यायवाची अनल भी होती है, लेकिन यहाँ आग का तत्सम रूप पूछ रखा है, यानी शुद्ध रूप क्या होता है, यह शुद्ध रूप अग्नि होती है। क्या होती है, अग्नि। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं। उद्देश्य कहते हैं, विधेय कहते हैं, क्रिया कहते हैं कि कर्म कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इसमें उद्देश्य कहते हैं। जिसके विषय में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, वही एक उद्देश्य है जिसके सारे हम बात कर रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कर्तृवाच्य का वाक्य है। सुशीला ने योग्यता प्राप्त की, सुशीला द्वारा योग्यता प्राप्त की गई, मोहन द्वारा फूल तोड़े गए, मुझसे अब चला नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सुशीला ने योग्यता प्राप्त के लिए ये क्या है, इसमें कर्ता कारक है, ठीक है। ये कुछ न कुछ क्रिया की है, तो यहाँ पे सुशीला ने योग्यता प्राप्त की, यहाँ पे द्वारा लगा होता तो ये नहीं होता, अगर इसमें द्वारा लग जाता तो नहीं होता, लेकिन सुशीला ने योग्यता प्राप्त की तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। 20वां क्वेश्चन कि आजकल हमारे देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। रेखांकित पद का परिचय है, यानी ये जो रेखा खींचा गया इसका हमें परिचय बताना है कि इसका क्या मतलब है। ये क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, या कालवाचक बढ़ रहा है क्रिया का विशेषण, ठीक है। देखो इसमें जो ऑप्शन आपका ना ये जो है आजकल ये क्रिया विशेषण है और कालवाचक है, ठीक है। बढ़ रहा है क्या है, कालवाचक है, क्रिया की विशेषण है,
बढ़ रहा क्रिया का विशेषण है, ठीक है, क्रिया विशेषण आजकल है, कालवाचक है, बढ़ रहा क्रिया की विशेषण है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मेन चीज आपका शुरू होता है खंड ब वर्णनात्मक टाइप यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन, और यहाँ से आपको 50 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहीं से हमारी कॉपी राइटिंग की शुरुआत होती है। आपको कैसे लिखना है, क्या नहीं करना है, यहाँ से आपको 6 मार्क्स लाना है, और यहीं से आपके नंबर कटने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं पूरा का पूरा नंबर बचाना और 6 नंबर लाना है। इसके लिए हम आइए देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। 21 नंबर में ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको 2 गद्यांश देगा, ठीक है, आपको जो गद्यांश आता हो उसी गद्यांश को हमें हल करना है। तो यहाँ पे गद्यांश की यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है, ठीक है। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। संदर्भ के लिए हमें 2 चीज चाहिए, पहला तो चाहिए कि ये किस पाठ का है, और दूसरा चाहिए कि इसके जो लेखक है वो कौन है। ये 2 चीजें हमें पता होगा तो हम इंस्टेंटली बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर लेकर आएंगे, लेकिन आंसर शीट पे कैसे लिखेंगे कि एक भी नंबर ना कटे। आइए देखते हैं आंसर शीट पे। यहाँ पे संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले हमको क्या हम करें, खंड ब करें, और खंड में किस तरह के प्रश्न है, डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है, यहाँ पे हम डालेंगे खंड ब वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। प्रश्नोत्तर संख्या हम 21 कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम गद्य हेडिंग डाल देंगे, और इसकी देखो हिंट्स के रूप में डालेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ठो देता है, इससे एग्जामिनर को पता चल सके हमने किसको हल किया। शुरुआत के 1 से 2 अक्षर उठाना है और लास्ट के 1 से 2 अक्षर उठाना है, ठीक है। यह एक नैतिक डैश डैश हो गया है। इसके बाद संदर्भ पहले नंबर पे हम करें तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। अब हमको इसमें क्या करना है, अब देखो इसकी जो लाइन खींची गई यहाँ से लेकर रेखांकित अंश की व्याख्या करना। देखो यहाँ पे दे रखा है दूसरे नंबर पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्दों का हमें अपने शब्दों में व्याख्या करना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैसे लिखना है। दूसरे नंबर पे हम कर रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के माध्यम से ही भारत को उसकी अमरता का पाठ पुनः पढ़ाया गया है। इन्हीं के मूर्त रूप ने स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप निराशा से मुरझाए हुए मन में आशा रूपी ऊर्जा का संचार किया है। हमारी सूख चुकी हड्डियों में अमृत तत्व की स्मृति दिलाकर उसमें नई मज्जा प्रदान की है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज और देता है तीसरे नंबर पे कि हमें अमृत की याद दिलाकर किसने हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके हैं। नैतिक और आध्यात्मिक जो स्रोत है ना, ये हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके हैं, ठीक है। कौन? नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत। इसी चीज को हम लिख देंगे। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। अब देखो इसके बाद यहाँ पे आपका आता अथवा, ठीक है। अगर वो चीजें आपको नहीं आता तो ये वाला आप कर सकते हो, ठीक है। जो तरुण संसार की जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, ठीक है। ये आपको पूरी इसमें भी लिखना है। अगर आप इसमें भी क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है सबसे पहले, ठीक है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं, ठीक है। दोनों ही क्रांति चाहते हैं लेकिन उनकी अलग अलग मनसा होती है। अब ये जो आपका पाठ है जो तरुण संसार की जीवन संग्राम वाला, ये आपका लिया गया इसया तू नहीं गई मेरे मन से, ठीक है। किस पाठ से लिया गया है? इसया तू न गई मेरे मन से। और इसके जो लेखक हैं वो लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। यहां पे लिख देंगे रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। ये इसके लेखक है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उदो मोहे ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजाए अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हर्ष सिरासत, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदू जात, ठीक है। यहाँ पे हमको लिखना उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना। इसको कैसे लिखना आंसर शीट पे आइए देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 22 डाल देंगे और शुरुआत के 1 से 2 अक्षर, लास्ट के 1 से 2 अक्षर यहाँ पे हम डालकर पद डालकर हिंट्स के रूप में लिख देंगे। गद्य करेंगे तो गद्य, पद करेंगे तो पद, ठीक है। संदर्भ डालेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद शीर्षक के सूर सागर से लिया गया है, ठीक है। पद नामक शीर्षक के सूर सागर से लिया गया। अब हमें क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या किसकी करनी, यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे इस तरह का रेखा खींचा गया है, इसी की व्याख्या हमें अपने शब्दों में करनी है। तो यहाँ पे हमें यहाँ से लेकर गोपी ग्वाल संघ से लेकर यहाँ तक की हमें
व्याख्या करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। उद्धव जी से, हे उद्धव, मुझे, जो श्री कृष्ण जी है, ठीक है, वो उद्धव जी से कहते कि हे उद्धव, मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं, वे भुलाए नहीं जाते। आज मुझे वृंदावन, गोकुल के वन, उपवन सभी मुझे याद आते हैं। ब्रज की गोपिकाएं और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती है। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि वो डेली उनके साथ खेला करते थे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ये तो हो गया 2 नंबर के लिए। तीसरा है कि गोपी ग्वाल बाल के संग कौन खेलता था? ये श्री कृष्ण खेला करते थे गोपी ग्वाल बाल के संग। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। अथवा अगर ये नहीं आता तो सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ठीक है, किस तरह के प्रेम पर आपको प्राण निछावर करने हैं? देश वाली प्रेम पे। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी भी प्रेम पे अपना प्राण निछावर कर दिए और घर वाले परेशान हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, प्रेम देश वाली प्रेम की, देश भक्ति की बात यहाँ पे की जा रही। ये नहीं कि आप सुने कि यार प्रेम पे प्राण भी निछावर किया जाता है तो चले जाए निछावर कर दे, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। देखो, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। ठीक है, यानी आत्म बल किसके लिए देना है? देश के लिए देना है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम देखो यहाँ पे दे रखा है, वह पूरे क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विलसिता, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। इसका भी हमें क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। ये पद्यांश का हमें क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। ये आपका स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिया गया है। किस पाठ से? ये स्वदेश प्रेम, और इसके जो लेखक है वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, इसे तैयार कर लेना आप, त्रिपाठी। इसके बाद सच्चा प्रेम क्या है? कौन सा प्रेम सच्चा? जो देश से प्रेम किया जाता है वो प्रेम को हम सच्चा प्रेम मानते हैं। ठीक है, सच्चा प्रेम वो है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, यानी जो देश के लिए बलिदान करने के लिए हाजिर हो। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने का और 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का। यहाँ से टोटल आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, वाराणस्या प्राचीन काले गेहे गेहे विद्याम दिव्य ज्योतिम गोदते अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धरा संतत प्रवति जनान ज्ञानच वर्धयति। ठीक है, इसको आप कर सकते हो या इसको कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अस्माकत संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। इस तरह से संस्कृत गद्यांश हम करें तो यहाँ पे डाल देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 23, संस्कृत गद्य अस्माकत संस्कृति डैश डैश दृढ़ता चेती। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति के आदर्शों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तब जाकर आपको पूरा नंबर मिलता है। ऐसे आपको संदर्भ लिखना पड़ता है। हिंदी में इसका अनुवाद करना है कि अस्माकत संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, हमारी जो संस्कृति है सदा गतिशील है। ठीक है, मानव संस्कृतुम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारा स्वीकृति, यानी मानव की कल्याण के लिए समय समय पर नई नई विचारधारा को स्वीकार करती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे हम हिंदी में अनुवाद देखेंगे। ठीक है, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और शक्ति प्राप्त करती है। यह हठ नहीं है, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी आगे देखते हैं, सभी प्राणियों में संभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता से निहित होता है। ठीक है, तो इसकी हमने पूरी व्याख्या कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं 24 नंबर। तो आपका यहाँ पे 24 नंबर दे रखा है। तो यहाँ पे 24 नंबर दे रखा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर संदर्भ लिखने का, 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का। यहाँ से टोटल आपके 5 मार्क्स इंस्टेंटली मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए ये देखा रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम, इसको करो या इसको करो। ठीक है, तो हम ये वाला इंपॉर्टेंट है, हम इसे ही कर लेते हैं। अब्दुल दुरागमी च साचरो न च पंडित अमुक स्फुट वक्ता चयो जनाती च पंडित। कहने का क्या मतलब है? हमें सबसे पहले संदर्भ लिखना है। ठीक है, यानी कि बिना पैरों वाला है लेकिन दूर तक जाता है, अक्षर युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, स्पष्ट बोलने वाला है। ठीक है, और सब कुछ जानता, और इसे जो जानता है वो पंडित है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 24, संस्कृत श्लोक अब्दुल दुरागमी डैश डैश च पंडित। ठीक है, संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। अब हमको इसको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे। बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर यानी अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है, मुखबिन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वो पंडित है। इसके बाद 25वां जो नंबर आता है ये आपके जिला के अनुसार होता है। आपका जो जिला आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या आएगा। ये 3 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और यहाँ पे 26 नंबर पे आता है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी। तो ये मैं आपको ऑलरेडी करा दिया हूँ 5 सबसे इंपॉर्टेंट कवि और लेखक के जीवन परिचय। ठीक है, आपको 5 तैयार करने, 2 आपके लेखक के और 3 आपको कवि के। ठीक है, वो ही 110% आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो इसमें आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी जी का। ठीक है, तो आप तैयार कर लेना, वीडियो है चैनल पे। ख नंबर में है कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने के लिए। तुलसीदास जी का, बिहारी लाल का, मैथिली शरण गुप्त का। तो ये मैं इंपॉर्टेंट करा दिया हूँ, उससे बाद एक भी नहीं आ गया, आप जाकर देख लेना वीडियो। 27 नंबर है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसको तैयार कर लेना। एंड नेक्स्ट है कि बंधन मरणम वापि जो वापि पराजय उभयत्र समो वीर भावो ही वीरता। इसको तैयार कर लेना, 2 तैयार कर लेना, एक आएगा, एक अपना लिख लेना। 28 नंबर में क्वेश्चन कि अपने विद्यालय के पुस्तकालय में नई पुस्तक मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। कैसे लिखना ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ऊपर पत्र लेखन डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, HBI कॉलेज रामपुर आगरा। विषय क्या है, पुस्तकालय में नई पुस्तक मंगवाने हेतु। ठीक है, और यहाँ पे है महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तक उपलब्ध नहीं है। किताबों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अतः पुस्तक जल्द उपलब्ध करवाने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम कक्ख कक्षा 10वीं, धन्यवाद, और वो डेट डाल देना है। इस तरह से आपको पत्र लेखन आपका इंस्टेंटली इसका 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलता है। कितने नंबर मिलते हैं ये देख सकते हो, 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर के लिए आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा और इसके लिए एक पेज लेना पड़ेगा। नहीं कि कोई क्वेश्चन यहाँ से खत्म हुआ, आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ऐसी गलती नहीं करनी। आपको पत्र लेखन नए पेज से शुरुआत करना है। इसके बाद है 29 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 1-1 नंबर का है। वीर केन पूज्येत, वीर बीरेड़ पूज्येत। ठीक है, लिख देना वीर बीरह बीरेड़ पूज्येत। ठीक है, बीरेड़ खाली लिखकर पूज्यते हो गया। इसके बाद ज्ञान कुत्र संभोति, तो ज्ञान सर्वत्र संभोति। ठीक है, सर्वत्र केवल यहाँ पे रहेगा संभोति। पूर्व राजा केन स युद्धम अकरोत, वाराणसी कस्या संगम स्थली। 2 का देना था, हमने 2 का दे दिया और ये दोनों आपको तैयार कर लेना है। एंड नेक्स्ट आपका 30 नंबर में आता है कि निम्नलिखित विषयों से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। देश प्रेम, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, अनुशासन की महत्ता, योग शिक्षा का महत्व। ठीक है, तो हम 5 सबसे इंपॉर्टेंट 22 फरवरी को आने वाले 5 सबसे इंपॉर्टेंट ये निबंध को बताया हूं, और जाकर देख लेना, इससे बाहर एक भी निबंध नहीं आने वाले। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको टोटल 70 नंबर लाने के लिए और भी इसके साथ 5 पेपर तैयार करना पड़ेगा। अगर उन 5 पेपर को आप 20-20 मिनट की वीडियो होगी तैयार कर लेते तो आपको 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदी के औकात नहीं कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए।